हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उम्मीद की किरण चैनल पे। और जैसा कि आप सभी वेट कर रहे हैं आईपीएस मनोज शर्मा की लव स्टोरी का, तो मैं आपको बता दूं आज ये फर्स्ट पार्ट मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और जो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो सारे इंटरेस्टिंग हैं, आप लोगों के लिए हुक बना के रखेंगे। और जो ये स्टोरी है ये लव स्टोरी भी है और प्लस में मोटिवेशनल स्टोरी भी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी लव स्टोरी शुरू होती है, यानी कि ये सबसे पहले जो अपने पांडे के साथ दोस्त पांडे के साथ रहते थे, रूममेट। तो वहाँ पे इनको पता चला कि जो पापा जी को, इनके जो फादर थे, उनको रिलीफ नहीं मिली हाई कोर्ट से, यानी कि उनकी जॉब है वो परमानेंटली दोबारा नहीं मिल हो पाई है। तो इस वजह से उनको पैसों की प्रॉब्लम भी होने लग गई थी। पैसों की प्रॉब्लम की वजह से वो सोच में पड़ गए कि आगे कैसे क्या करेंगे, तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको ना तो खर्चा मिल रहा था। तो इस वजह से वो परेशान हो गए। अब एक दिन पीली कोठी में इसी वह चर्चा चल रही थी कि कैसे क्या होगा। और ऊपर से पीसीएस का भी नोटिफिकेशन नहीं आया था कि इस बार एग्जाम नहीं होगा। तो इस वजह से भी वो टेंशन में आ रहे थे, अब क्या करेंगे। तो सभी लोग डिस्कस कर रहे थे, तभी अंशु गुजर आई। तो अंशु गुजर आई तो वो डीएसपी बनी थी हाल ही में। तो उसने लड़कों को मोटिवेशन किया कि आप लोग टेंशन ना ले, अगर यूपीएससी पीसीएस का नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए। तो मनोज शर्मा ने कहा, दीदी पीसीएस क्लियर होता नहीं है तो यूपीएससी कहाँ से क्लियर करें। तो अंशु दीदी ने बोला कि अब की बार होगा, अब इतने दिन नहीं हुआ लेकिन अब की बार जरूर होगा। तो उनको गाइड किया गया कि कैसे क्या होगा, कौन से पद हैं इसमें। तो इस तरह से उनको मोटिवेट किया गया। फिर उन्होंने बोला, आईपीएस जो मनोज शर्मा थे सर, उन्होंने बोला कि दीदी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और कैसे क्या कर पाऊंगा, तैयारी नहीं हो पाएगी। और उनका दोस्त था जो पांडे, वो हर समय उनकी टांग खींचता रहता था। और सभी की लाइफ में ऐसा दोस्त होता है जो हर समय पर उनकी बात काटता है या फिर उनकी टांग खींचता है। तो इनकी लाइफ में भी पांडे था। तो पांडे ने इनकी बात को काटते हुए कहा कि पीसीएस क्लियर होता नहीं है, यूपीएससी क्लियर करोगे और ऊपर से तुम्हारे पास पैसों की भी कमी है, तो फिर तुम कैसे क्या कर पाओगे। तो मनोज सर उदास हो गए, सोच में पड़ गए क्या करूं। तभी अंशु दीदी ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ 10,000 रुपये, और तुम दिल्ली जाओ और तैयारी करो। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी, आप थैंक यू आपका, लेकिन बट मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तो अंशु ने कहा तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो इस बात की टेंशन मत करो कि मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ तुम्हारे पे, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। तो अंशु ने उनको 10,000 रुपये दिए और वो दिल्ली आ गए, पांडे और वो दोनों। और साथ में उनके जो दोस्त थे वो भी दिल्ली आ गए। और दिल्ली आकर वो उन्होंने देखा कि मुखर्जी नगर में क्या हाल है। दूर दूर से, यानी कि दूर गांव से, शहरों से लोग यहाँ पे आकर तैयारी कर रहे हैं। फिर उन्होंने नेहरू विहार में अपना मकान लिया और फिर उन्होंने जाके कोचिंग में एडमिशन लिया और विकास सर के पास वो हिंदी साहित्य के लिए पढ़ने लग गए थे। बाकी उनके विषय ठीक थे लेकिन उनको हिंदी साहित्य में प्रॉब्लम थी, तो उसमें जाके उन्होंने एडमिशन लिया। और इस तरह से फिर वहाँ पे उनकी कोचिंग शुरू हो गई और तैयारी करते रहे। फिर एक दिन हिंदी साहित्य के विषय पे चाय की नुक्कड़ पे सभी बात कर रहे थे कि कौन क्या होगा। तो सभी डिस्कस कर रहे थे, तभी एक ने कहा कि विकास सर जिसको ये बोल दे कि ये एकदम परफेक्ट है और इसकी कॉपी, यानी कि उसको बेस्ट ऑन बेस्ट बता दे, तो वो बंदा आईपीएस या आईएएस जरूर बनेगा। तो लेकिन अब मनोज के सामने चुनौती थी कि वो कैसे क्या करे कि विकास सर उसको बेस्ट एंड बेस्ट बताए। तो सभी ने अपनी चाय ख़त्म करके और वहाँ से नुक्कड़ से सभी निकले। फिर नेक्स्ट डे जब कोचिंग में आए तब उनका टेस्ट हुआ हिंदी साहित्य का। 1 महीने तक हो गया था तैयारी करते करते, फिर 1 महीने का जो टेस्ट हुआ, टेस्ट हो गया। टेस्ट के अगले दिन विकास सर ने क्लास में पूछा, मनोज कुमार शर्मा कौन है। मनोज ने अपना हाथ उठाया। विकास सर ने कहा, इस लड़के में सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है, टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं इसके। मनोज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसने इतने अच्छे उत्तर कैसे लिख लिए। खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था मनोज को। विद्वानों से भरी क्लास में वह टॉप कैसे कर सकता है। क्या उसने सच में सबसे अच्छा लिखा है, इलाहाबाद के उद्भट विद्वानों से भी अच्छा लिखा है। यानी कि काफ़ी टोटली उसे खुद की सेल्फ, यानी कि बिलीव ही नहीं हो रहा था उसे कि ये सब क्या हो गया।
और फिर एकाएक सभी उसको देखने लग गए और वो आकर्षण का केंद्र बन गए मनोज। लड़कियां पूछने लगी, आप इतनी अच्छे उत्तर कैसे लिख लेते हो? आप किस लेखक की किताब पढ़ते हो? आप कहाँ के रहने वाले हो? आप किसी स्टेट में सेलेक्ट हो चुके हो क्या? आपको आईएएस बनना पसंद है या आईपीएस बनना पसंद है? तमाम तरह के सवालों की बौछार कर दी उन पे और पूछने लगी। और कुछ लड़कियों ने तो उनको इनडायरेक्टली प्रपोज भी कर दिया था। इनडायरेक्टली कुछ लड़कियों ने कहा कि सर आपके साथ रूम पे आके पढ़ सकते हैं क्या? को फला किताब हमें समझा दो, ये समझा दो, वो समझा दो। लेकिन मनोज ने सभी लड़कियों को इग्नोर किया और वहां से निकल गए। इस लड़की की बात सुनकर मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लड़की भी व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने में पक्ष नहीं थी, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गई। और लड़कियां दिल्ली में आईएएस आईपीएस बनने आई थी, पर उसमें से कुछ सोचती थी कि यदि खुद न बन सकूं तो शादी कुछ से ऐसे लड़के से कर लूं जो आईएएस आईपीएस है। तो विकास सर द्वारा दिए गए टेस्ट नंबरों ने मनोज को इन लड़कियों की नज़रों में हीरो बना दिया था। मनोज आज फूला समान समा नहीं रहता, काफ़ी मतलब कि हैप्पी था। और जाके उसने पांडे को बताया, लेकिन पांडे ने उसकी सारी खुशियों का पानी कबाड़ा कर दिया उसने। और सभी की लाइफ में ऐसा होता है, एक दोस्त होना चाहिए ऐसा कमीना दोस्त। सिविल सर्विस के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और मनोज और पांडे नेहरू विहार में एक साइबर कैफे पर रिजल्ट देखने गए थे। उनका प्रीलिम्स हो गया था मनोज सर का, और फिर वो रिजल्ट देखने गए थे और प्रसन्नता से यानी कि लगभग दौड़ते हुए कोचिंग की ओर चल दिए रिजल्ट देखकर। कोचिंग के बाद प्रीलिम्स में सफल हुए लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। ग्वालियर में बड़ी मुश्किल से एक या दो लड़के ही सिविल सर्विस प्रीलिम्स को क्लियर कर पाए थे। और फिर कोचिंग सेंटर में डायरेक्टर वर्मा मैडम थी। तो उस टाइम एक लड़की आई उनके पास और वो हिंदी साहित्य के लिए पूछ रही थी, कैसे क्या है मैम, फीस वगैरह क्या है, क्लास कौन लेता है, कौन पढ़ाते हैं, नोट्स वगैरह कैसे क्या हैं। तो ये सब उनसे डिस्कस कर रही थी। मैडम ने उस लड़की से पूछा, आपने हिंदी साहित्य पहले कभी पढ़ा है? लड़की ने कहा नहीं। पास खड़े मनोज ने इंटरफेयर करते हुए मैडम को नमस्ते किया। मैडम ने मुस्कुराकर मनोज का अभिवादन का उत्तर दिया। मनोज को देखकर मैडम ने उस लड़की को कहा, देखिए ये मनोज है, इसने पिछले टेस्ट में क्लास में टॉप किया था। लड़की ने एक नज़र मनोज की ओर देखा और वापस वर्मा मैडम से बातें करने लग गई। मैडम ने लड़की से कहा, आप कोचिंग की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हैं, 1 महीने से मनोज लेखन में बहुत सुधार आया है। मैडम ने कहा, उस लड़की ने कहा, मेरा नाम श्रद्धा है और मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ और आज दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा है और ये कोचिंग कैसी है, और मेरे लिए ये जो विषय है वो एकदम नया है। श्रद्धा की आंखों में कुछ प्रश्न तैर रहे थे जिनके जवाब एक अजनबी लड़के से चाह रही थी। दिल्ली के नए माहौल को समझने और जानने की बेचैनी साफ नजर आई आ रही थी उसके चेहरे पे। उसके चेहरे पर एक नए विषय का खौफ भी नजर आ रहा था। मनोज काफी देर तक उत्सुक और उम्मीद में डूबा श्रद्धा को देखता रहा। पता नहीं क्या आकर्षण था। मनोज मनोज सर को पता नहीं क्या आकर्षण लग रहा था श्रद्धा मैडम की फेस पे। वैसे ही दिख रही थी जैसे वो महसूस कर रहा था। और बयां भी वैसे ही हो रहा था, एकदम नॉर्मल। जो नेचुरल जो बेटी थी वो, उनको लग रहा था कि कुछ ऐसा है। और काफ़ी मतलब कि उनसे पहली नज़र में वो बंध गए थे सरदा मैम से, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। सरदा के मन में चिंता को कम करने के लिए उसने कहा, विकास सर अच्छा पढ़ाते हैं और उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं जो हिंदी में एकदम नए हैं। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुमने सही निर्णय लिया है। क्लास का समय हो गया, चलो क्लास में चलते हैं। दोनों क्लास में गए और एक साथ बैठे। तो फिर सभी क्लास में बैठ गए। तो विकास सर आए और विकास सर ने पूछा कि प्रीलिम्स किस किस का क्लियर हुआ है। तो मनोज ने हाथ ऊपर उठाया। तो श्रद्धा ने आश्चर्य से देखा कि आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया है। तो बोला हाँ। तो पूछा कि कौन सा अटेम्प्ट था? बोला फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पहला प्रीलिम्स क्लियर हो गया। वाह, अच्छी बात है। एक शाम मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने मेरठ वाला रेस्टोरेंट पर कोचिंग में फ्री हुए लड़कियां लड़के समोसे खा रहे थे, कुछ लोग चाय पी रहे थे। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, हेलो मनोज। मनोज ने पलट कर देखा तो वही लड़की। कौन? श्रद्धा मैम। मनोज ने पलट कर देखा और आसमानी रंग रंग के सूट में श्रद्धा खड़ी थी।
और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मनोज की नज़रें उसके चेहरे पर स्थिर हो गई। श्रद्धा को देखकर मनोज को सुकून से भर गया था और उसे बातचीत का सिलसिला चलाया। कहाँ कमरा लिया है, कहाँ क्या है? मुखर्जी नगर 1229 में, श्रद्धा ने कहा। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मनोज ने बात को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा से कहा। हिंदी साहित्य उतना सरल है नहीं जितना लोग कहते हैं, मुझे तो बहुत कठिनाई महसूस हो रही है, श्रद्धा मैम ने कहा। चिंता की इस लड़की का चेहरा कितना मासूम हो जाता है। श्रद्धा की मासूमियत में खोया मनोज उसके साथ साथ चलने लगा। श्रद्धा का हॉस्टल नेहरू विहार के पुल के पहले था। दोनों के बीच 1-2 मिनट की चुप्पी रही। फिर दोनों मुखर्जी नगर से नेहरू विहार जाने वाले कम चहल पहल वाले अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ने लग गए। शुरू में कोई नया विषय इस तरह तकलीफ देता है, पर कुछ महीने में आपको हिंदी साहित्य समझ में आने लग जाएगा, मनोज सर ने श्रद्धा से कहा। श्रद्धा ने कहा, पता नहीं आज समझ में आएगा कि नहीं आएगा। फिर दोनों में चुप्पी रही देर तक। कुछ तो इस लड़की से जो मनोज को आकर्षित कर रही थी। मनोज खुद सोच रहा था कि कुछ तो है इस लड़की में जो मुझे अट्रैक्टिव कर रही है, आकर्षण है इसमें। तो उसने श्रद्धा से पूछा, अच्छा तुम अब्बू खा की बकरी को जानते हो? तो ये अप्रासंगिक प्रश्न श्रद्धा को समझ में नहीं आया। प्रश्न का रहस्य समझने के लिए उसकी आंखें सामान्य से बड़ी हो गई। मनोज ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, हमारे यह कक्षा 5 में अब्बू खा की बकरी की कहानी कोर्स में चलती थी। और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कहीं कि आपके हिंदी में एक पार्ट था अब्बू खा की बकरी, काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, मुझे ये कहानी आज भी याद है। याद कैसे नहीं रहती? इतनी सुंदर शहर की कहानी कोई भूल सकता है? मनोज ने हंसते हुए कहा। लड़की के नज़दीक जाने के लिए उसने एक शहर की तारीफ को आधार बनाया। यानी कि मनोज सर काफ़ी मतलब कि इस मामले में ज़्यादा एक्टिवली थे, इंटेलिजेंट थे इस मामले में। तो उन्होंने तारीफ का इनडायरेक्ट तरीका ढूंढा और उसके शहर की उसने तारीफ की। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा भी हंस दी। उसकी भरोसेमंद हंसी ने मनोज को उत्साहित कर दिया। मनोज ने श्रद्धा को उद्देश्य से कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। श्रद्धा, क्या तुम्हारे यहाँ बर्फ़ गिरती है? वहाँ इतनी ठंड पड़ती है, कूलर पंखे की जरूरत नहीं पड़ती होगी? तुम दिल्ली की भयानक गर्मी में कैसे रहोगी? तमाम तरह के जो अननेसेसरी सवाल थे वो उनसे कर रहे थे। वो मेनली बातें करना चाहते थे श्रद्धा मैम से। क्या तुम पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते नहीं थकती हो? क्या जब तुम्हारे बस पहाड़ों का गोल गोल चक्कर लगाकर आगे बढ़ते हैं तो नीचे देखने में तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तमाम तरह के सवाल उनसे करने लगे। श्रद्धा को उसके सारे प्रश्न रुचिकर लग रहे थे। उसके शहर के बारे में यह लड़का कल्पना मात्र में कितनी सारी बातें कर रहा है। सुनसान रास्ते में श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर जाने लगी। श्रद्धा को अभी भी मनोज के प्रश्न लगातार सुनाई दे रहे थे, जिनके उत्तर श्रद्धा नहीं दे पा रही। मनोज ने श्रद्धा के साथ अधिक समय बिताने के लालच में उसने पूछा, क्या तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूं? श्रद्धा ने अपनी गर्दन हिला दी और श्रद्धा को हॉस्टल तक छोड़ दिया। जाते समय उसने श्रद्धा से कहा, अच्छा श्रद्धा, मेरी इच्छा है कि मैं कभी तुम्हारा खूबसूरत शहर अल्मोड़ा जरूर देखूं। तो आई होप दोस्तों आज की स्टोरी अपन यहीं स्टॉप करते हैं और मनोज सर को अल्मोड़ा अगले पार्ट में दिखाएंगे। तो थैंक यू और बने रहिए ओमिक चैनल के साथ। आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट ज़्यादा नहीं करवाऊँगा दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड करूँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सुनते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।